हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण डिजीज़ डिस्कस करी थी। इसमें बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रखते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा के अंदर हमने स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, बर्ड्स फ्लू सारे के सारे डिस्कस किए थे। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है, किस प्रकार की वैक्सीन यहाँ दी जाती है। सवाल आया हुआ है, बताओ नेजल रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है। आंसर होगा इन्फ्लुएंजा की लाइव वैक्सीन। सारे के सारे सवाल भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इसी कड़ी में आगे चलते हैं और आज एक नई कम्युनिकेबल डिजीज शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है पोलियो। चलिए शुरू करते हैं इस बीमारी के बारे में भी। पोलियो के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा कि पोलियो के अंदर लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हमें देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे लकवे की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन होता है। वैक्सीन भी इसकी दी जा रही है। ओपीवी और आईपीवी नामक वैक्सीन्स इसके प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत वैक्सीनेशन चालू करके रखी हुई हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम आपके सामने बोर्ड पर प्रस्तुत है, पोलियो। इसको और नाम से भी जानते हैं, इसके अन्य और भी नाम हैं, तो सुनिएगा इसके और क्या नाम हो सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू मैं बताना चाहूँगा यहाँ से। इसका दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एस, मतलब इसको यह भी बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एस। क्या नाम और इसका है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम है इन्फंटाइल पैरालिसिस। इन्फंटाइल पैरालिसिस। अगर एग्जाम में सवाल पोलियो नहीं बोलकर यह वर्ड बोलकर पूछा जाए इन्फंटाइल पैरालिसिस, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डटे रहना है आपके सवाल पर और आंसर देना है कि पोलियो का ही दूसरा नाम क्या होता है, इन्फंटाइल पैरालिसिस। चलिएगा एक और बात करते हैं। इसी का एक और नाम दिया गया है, तो मैं कहना चाहूँगा इसका जो दूसरा नाम है, इट इज़ कॉल्ड अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इसी को ही बोलते हैं अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। दोनों के दोनों नाम, इन्फंटाइल पैरालिसिस चाहे अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, दोनों नाम पोलियो को ही इंडिकेट करते हैं। चलिएगा, ये तो दोनों इसके नाम थे। सवाल दोनों पर आया हुआ है, आने की संभावनाएं भी रखता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं एजेंट के बारे में। भाई इसका कारक कौन है, किसके द्वारा यह बीमारी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एजेंट है वह हम बताना चाहेंगे पोलियो वायरस ही होता है। कौन सा वायरस होता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के द्वारा यह बीमारी स्प्रेड होती है, कोज होती है। अब बात करें यह वायरस जो है उसके अंदर क्या क्या बातें जरूरी हैं। चलो पोलियो तो हो गया, लेकिन इसमें कौन सा जीनस है, कौन सी फैमिली में आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका जीनस बताऊं, यह कौन से जीनस में आता है, तो आपको जवाब देना है। इसका जीनस है पिकोना वायरस। कौन सा, पिकोना वायरस। पिकोना वायरस है। अगर इसकी फैमिली की हम बात करें, कौन सी फैमिली में ये आता है, तो उस फैमिली का नाम होगा पिकोनाविरिडी फैमिली। फैमिली का नाम है पिकोनाविरिडी फैमिली। और यह कौन से ग्रुप में आता है, तो जवाब देंगे यह एंटीरो वायरस है। कैसा वायरस है, एंटीरो वायरस। एंटीरो वायरस
ग्रुप 4, एंटीरोवायरस ग्रुप 4 में आता है। किस में आता है? ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं। कौन से ग्रुप में आने वाला है पोलियो? जवाब देंगे एंटीरोवायरस ग्रुप 4, यानी कि इसके ग्रुप का नाम होने वाला है एंटीरोवायरस ग्रुप 4। ये सारी की सारी बातें इस वायरस से रिलेटेड थी। पोलियो वायरस जो होता है वह एजेंट है पोलियो बीमारी का, बोले तो पोलियोमाइलाइटिस का। इसका जीनस होता है पिकोना वायरस, फैमिली का नाम है पिकोना विरिडी फैमिली, ग्रुप होता है एंटीरोवायरस ग्रुप 4। चलिएगा, यह कैसा वायरस है? तो हम बात करते हैं इसके एजेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बताना चाहेंगे इसके वायरस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है ये? आरएनए वायरस है। पोलियो आरएनए वायरस होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पोलियो है इसके टाइप्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है टाइप ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो होता है उसके टाइप भी बताए जाते हैं, कितने टाइप का यह वायरस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वायरस के टाइपों की बात मैं कर रहा हूं। यह जो वायरस है ओवरऑल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, पहले को बोलेंगे पोलियो टाइप फर्स्ट। क्लियर? दूसरे को क्या बोल दोगे? तो दूसरे को बोल दोगे टाइप सेकंड। पोलियो लगा लेना है, पहले ही पोलियो की ही बात कर रहे हैं, यह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरा होना है टाइप थर्ड। क्या होना है? टाइप थर्ड। तो कहने का मतलब जो पोलियो का वायरस होता है उसके कितने टाइप होते हैं? आपका जवाब होगा 3। चलिएगा, इनके बारे में भी हल्की हल्की बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहले पोलियो टाइप फर्स्ट जो है, यही तो जड़ है इस वायरस की। मैं कह सकता हूं यह ही वायरस है जो एपिडेमिक कोज कर सकता है। यही वायरस है जो खोज कर सकता है पैंडेमिक कंडीशंस। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक कंडीशंस खोज करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? आपका जवाब होगा पोलियो टाइप फर्स्ट। चलिएगा, अब बात करते हैं पोलियो टाइप सेकंड की। एक बात मैं बता देता हूं, पोलियो के 3 में से 2 वायरसों की छुट्टी हो चुकी है और एग्जाम का एमसीक्यू यहां से हम बता रहे हैं आपको। पोलियो टाइप सेकंड को लेकर इसे हम बोल रहे हैं वर्ल्ड टाइप पोलियो, यानी टाइप सेकंड वर्ल्ड पोलियो जो है आपका वह इरेडिकेट हो चुका है। टाइप सेकंड वर्ल्ड पोलियो वायरस, इट इज इरेडिकेटेड। यह इरेडिकेटेड हो चुका है, फ्री हो चुका है, विदा हो चुका है। कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा, कब हुआ? तो हम बताना चाहेंगे यह विदा हो गया था 20 सितंबर को 2015 में। 20 सितंबर 2015 को यह इरेडिकेट हो चुका था। अगर मैं बोलूं इसका अंतिम केस कब पाया गया, ध्यान से देखना। इसका जो लास्ट केस था, इसका बोले तो सेकंड का, यह पाया गया था सन 1999 में। 1999 में इसका अंतिम केस आया था। इस वाले वायरस की बात कर रहा हूं, टाइप सेकंड की। इसके बाद में इसे इरेडिकेट कर दिया गया है और तारीख है 20 सितंबर 2015। मतलब पोलियो का टाइप सेकंड, इसे हम बोल रहे हैं वर्ल्ड पोलियो वायरस।
WPV वाइल्ड पोलियो वायरस सेकंड इज इरेडिकेटेड। कब तारीख बताया आपको मैंने, 20 सितंबर 2015 को। लास्ट केस 1999 में पाया गया था। चलिएगा आगे बात करते हैं। आपके लिए एक नई खुशखबरी 2020 के लिए, ध्यान दीजिएगा 2019 में यह भी फ्री हो चुका है। आपके लिए नई सूचना है, न्यू पॉइंट है, याद रखना। ये नया पॉइंट आपके लिए बता रहा हूं, एग्जाम में सवाल याद रखना है। टाइप सेकंड जैसे इरेडिकेट हुआ है वैसे ही टाइप थर्ड भी इरेडिकेट हो चुका है, और टाइप थर्ड वाइल्ड पोलियो वायरस इरेडिकेटेड, यह वायरस भी इरेडिकेट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, यह कब इरेडिकेट हुआ है इसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। यह इरेडिकेट हुआ है आपके अक्टूबर 2019 में। 2019 के अक्टूबर में आपका जो पोलियो टाइप थर्ड वाइल्ड पोलियो वायरस है वह इरेडिकेट हो चुका है। इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया गया था आपके पोलियो डे वाले दिन। और पोलियो डे जो होता है, याद रखना है, पोलियो डे 24 अक्टूबर को आता है। 24 अक्टूबर को पोलियो डे जो होता है, उस दिन WHO के द्वारा यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया था डिक्लेरेशन के बारे में कि टाइप थर्ड वाइल्ड पोलियो इज इरेडिकेटेड। चलिएगा इसके भी अंतिम केस की बात कर लेते हैं। इसका लास्ट केस कब मिला था, तो याद रखना है, इसका लास्ट केस हमें मिला था कब, तो इसका लास्ट केस हमें मिला 2001 में। कब मिला था? 2001 में। क्लियर है? यह मिला था 1999 में, यह मिला 2001 के अंदर, और महीना भी नवंबर का महीना था। नवंबर में 2001 के नवंबर में मिला था। क्लियर है? इसके अलावा टाइप फर्स्ट पोलियो एपिडेमिक और पैंडेमिक करने के लिए जिम्मेदार होता है। और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, जैसे लास्ट केस ऑफ पोलियो, टाइप नहीं पूछा है आपसे, डायरेक्ट बोला जाए लास्ट एक्टिव केस ऑफ पोलियो, एक्टिव केस ऑफ पोलियो, पोलियो का एक्टिव केस इन इंडिया, अगर इंडिया में पूछा जाता है तो याद रखना है, यह आपका जो लास्ट केस पाया गया था यह वेस्ट बंगाल में मिला था। कब मिला था? वेस्ट बंगाल में। लास्ट एक्टिव केस ऑफ पोलियो यह मिला वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिला था? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में लास्ट केस मिला था 13 जनवरी 2011 को। कब मिला था? 13 जनवरी 2011 को। क्लियर है? और पोलियो फ्री कर दिया गया था हमें 27 मार्च 2014 को। ये दोनों डेटा और मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दोनों डेटा आपके लिए, लास्ट केस जो मिला उसी की डेट मैं बता रहा हूं। वो डेट थी 13 जनवरी 2011 को। लास्ट केस की बात कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आता है पोलियो फ्री, इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ, डिक्लेरेशन कब हुआ, तो 27 मार्च 2014 इस तारीख को भारत को पोलियो फ्री कर दिया गया था। क्लियर है? सारे के सारे पॉइंट्स पुनः सुन लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हमने बात की पोलियो वायरस का दूसरा नाम बताया इन्फेंटाइल पैरालिसिस, अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एजेंट है पोलियो वायरस, जीनस है पिकोनाविरिडी, पिकोना वायरस, फैमिली है पिकोनाविरिडी, ग्रुप है एंटीरो वायरस ग्रुप 4।
आरएनए वायरस होता है, 3 सब टाइप्स हैं इसके, पोलियो टाइप फर्स्ट, पोलियो टाइप सेकंड, पोलियो टाइप थर्ड। फर्स्ट वाला ही जिम्मेदार है एपिडेमिक और पैंडेमिक के लिए। टाइप सेकंड और टाइप थर्ड इरेडिकेट हो चुके हैं। टाइप सेकंड है वह 2015 में इरेडिकेट हो चुका था, टाइप थर्ड 2019 में इरेडिकेट हो चुका है। लास्ट केस इसका 2001 में, इसका 1999 में पाया गया था। अगर मैं ओवरऑल पोलियो की बात करूं तो लास्ट एक्टिव केस भारतवर्ष में वेस्ट बंगाल में पाया गया था और यह तारीख थी आपकी 13 जनवरी 2011 को। इसी बिहाफ पर भारत को पोलियो फ्री कर दिया गया था 27 मार्च 2014 को। क्लियर है? चलिएगा और बात करते हैं इसी वायरस के बारे में हम बातें कर रहे हैं। यह वायरस है वह हीट सेंसिटिव वायरस होता है। कैसा है? हीट सेंसिटिव वायरस होता है। हीट सेंसिटिव वायरस है। हमने पोलियो वैक्सीन के दौरान भी बताया था कि यह हीट सेंसिटिव वायरस होता है। इसका सर्वाइवल भी देखिएगा, यह कहां कहां पर कितनी देर के लिए सर्वाइवल होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सर्वाइवल बता रहा हूं। अगर आप इसे एट 4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह कुछ मंथ के लिए जिंदा रह सकता है, कुछ महीने जीवन यापन कर पाएगा। लेकिन पोलियो वायरस को अगर आप -20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो कुछ सालों तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए मैंने बताया था कि पोलियो की वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अगर स्टूल की बात आए तो यह स्टूल में 2 वीक तक सरवाइव करता है। स्टूल पास आउट होने के बाद में उसमें वायरस जीवित रहता है 2 सप्ताह तक। तो इसका सर्वाइवल है 4 डिग्री सेल्सियस पर यह रहता है कुछ महीनों तक, 20 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा कुछ ईयर्स तक, कुछ मंथ, कुछ ईयर्स, और स्टूल पर यह रहता है लगभग आपके 2 वीक तक। क्लियर है? चलिएगा और बात करते हैं। नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह कैसे ट्रांसमिट होता है, यह वायरस कैसे स्प्रेड होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इस वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे पहला होता है फीको ओरल रूट। कौन सा होता है? फीको ओरल रूट। जैसे ही आपका हेपेटाइटिस ए का होता है, वैसे ही इसका होता है फीको ओरल रूट। एग्जाम में सवाल आए, याद रखना है सबसे मोस्ट कॉमन यही रूट है। क्वेश्चन मिलता है बताओ पोलियो का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, फीको ओरल रूट ही मिलेगा। अगर इसके बाद में मैं इसकी अक्यूट फेज की बात करूं तो बिल्कुल यह हो सकता है ड्रॉपलेट से भी, लेकिन केवल किस में होगा? इन अक्यूट स्टेज। कौन सी स्टेज में? अक्यूट स्टेज में। अगर अक्यूट स्टेज है तो केवल आपको यह ड्रॉपलेट के द्वारा भी ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लोचा करता है, ध्यान दीजिएगा। वायरल लोड के आधार पर हम अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। फिर भी बेस्ट आंसर आए तो याद रखना है 7 से लेकर 14 दिन करना है। 7 से लेकर 14 दिन। रेंज के हिसाब से बहुत सारी जगह आपको 3 से लेकर 35 दिन भी मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये डिपेंड होता है वायरल लोड पर। वायरल लोड के आधार पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। वायरल लोड ज़्यादा है, लक्षण जल्दी दिखाई दे सकते हैं। वायरल लोड कम है तो लक्षण बाद में भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस डिपेंड ऑन वायरल लोड। किस पर डिपेंड करेगा? वायरल लोड पर। डिपेंड ऑन वायरल लोड। वायरल लोड के आधार पर ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। फिर भी मैंने बोला है प्रायोरिटी ऑलवेज गिवन टू द 7 to 14। बाकी आपका ऑप्शन अपने आप में बया करेगा। अगर ऑप्शन में ये है ही नहीं तो फिर आपको यह पिक करना है। अदरवाइज अगर ऑप्शन 7 से 14 वाला है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। क्लियर है?
तो वायरल लोड पर डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड और प्रोबेबली 7 से 14 दिन, अदरवाइज इज डिपेंड ऑन वायरल लोड इट मे बी द 3 to 35 डेज ऑल्सो, मतलब लंबा इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। बहुत सारे केस तो एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, लगभग पोलियो के एसिम्टोमेटिक केस हमें नजर आते हैं, 90 से 95% केसेस एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं। चलिएगा आगे हम बात करते हैं इसकी इम्यूनिटी को लेकर। किसको लेकर हम बात करने वाले हैं? इसकी इम्यूनिटी को लेकर हम बात करने वाले हैं। यहां पर इम्यूनिटी किस प्रकार की डेवलप होती है, ध्यान दीजिएगा। पोलियो की इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं। पोलियो में 3 प्रकार की इम्यूनिटी हमें दिखाई देती है। पहली इम्यूनिटी, फर्स्ट प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है, पहली इम्यूनिटी वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इम्यूनिटी जो है उसे हम बोलेंगे मैटरनल इम्यूनिटी। क्लियर है? यानी मैटरनल एंटीबॉडीज, मैटरनल एंटीबॉडी, मैटरनल एंटीबॉडी। मैटरनल एंटीबॉडी जो हैं वो कब तक रहती हैं? तो सही जवाब होगा 6 मंथ, 6 महीने तक माता जी की एंटीबॉडी बालक में रहने वाली हैं। बोले तो मैटरनल एंटीबॉडी, यह इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है। दूसरी आती है पोलियो वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी। जानते होगे पोलियो वैक्सीन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है तुम्हें जब वैक्सीनेशन पढ़ रहे थे। पोलियो वैक्सीन से इम्यूनिटी मिलती है। बताओ वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी देती है? अरे जवाब दो, वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती हैं? 2-3 बार बताया है। वैक्सीन एक प्रकार की आर्टिफिशियली होती हैं और एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तो जवाब होगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमें प्रदान होती है वैक्सीन्स के द्वारा। क्लियर है? वैक्सीन क्या देती हैं? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। याद रखने की ट्रिक है एक, वाह। क्या ट्रिक है? वाह, VAA, वाह। बोले तो वैक्सीन प्रोवाइड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या देती हैं? वाह देती हैं, वाह। वैक्सीन प्रोवाइड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर? चलिएगा तीसरी बात करते हैं सी के बारे में। तीसरी प्रकार की इसमें इम्यूनिटी मिलती है और वह मिलती है वाइल्ड पोलियो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है इस कॉल्ड कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है ये? कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी। कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिएगा। कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी इसमें जो स्टूल होता है, स्टूल का स्पेसिमेन हम बात करेंगे और पहले भी बात कर चुके हैं रिवर्स कोल्ड चेन का नाम लेकर। स्टूल स्पेसिमेन को जब हेल्थ वर्कर ट्रांसफर करता है, क्या करता है? हेल्थ वर्कर ट्रांसफर करेगा। जब इसे वह ट्रांसफर कर रहा होता है तो उस समय उसे क्या हो जाता है? इसका एक्सपोजर हो सकता है और इस एक्सपोजर की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वह कहलाती है कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी। मतलब ए स्टूल स्पेसिमेन ऑफ ए पोलियो पेशेंट is transferred by the health worker. During this transportation the sub viruses are exposed to the person and leads to the contact immunity, और इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है वाइल्ड पोलियो इन्फेक्शन। तो याद रखिएगा पोलियो में कितने प्रकार की इम्यूनिटी हमें मिल सकती है? निसंदेह जवाब होगा 3 प्रकार की। मैटरनल एंटीबॉडी या मैटरनल इम्यूनिटी जो हमें मिल रही है अप टू द 6 मंथ मिल रही है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी पोलियो वैक्सीन से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिल रही है। जितनी भी वैक्सीनें होती हैं वह प्रदान करती हैं, मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमें प्रदान करती हैं। तीसरा है वाइल्ड पोलियो इन्फेक्शन। इसके अंदर कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी हमें मिलती है। जो स्टूल स्पेसिमेन है जो हेल्थ वर्कर उसे ट्रांसफर कर रहा है उसे एक्सपोज्ड की वजह से आपको यह इस प्रकार की इम्यूनिटी भी दिखाई दे सकती है। क्लियर है? चलिएगा अब आगे हम बात करने वाले हैं
और बात हम कर रहे हैं किससे रिलेटेड, हम बात कर रहे हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। क्या क्या लक्षण तुम्हें पोलियो में दिखाई दे सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, पोलियो होता है वह इनअपीरेंट होता है, लगभग 90 से लेकर 95% यानी 90 से लेकर 95% एसिम्टोमेटिक हो सकता है। तो मैं कहूंगा चाइल्ड कैसा होगा इसमें, एसिम्टोमेटिक। कैसा होगा? एसिम्टोमेटिक। कैसा होगा बेटा? एसिम्टोमेटिक होगा। कहने का मतलब है आपके जो लक्षण आते हैं वह बेसिकली दो चीजों पर आधारित है, पहला इनअपियरेंट और दूसरा अपीयरेंट। पोलियो के लक्षणों के आधार पर पोलियो को दो प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं इनअपियरेंट होते हैं, जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं वह अपीयरेंट होता है। और अपीयरेंट वाला लगभग नजर आता है 5 से लेकर 10% तक। कैसा होता है? अपीयरेंट। लक्षण केवल एंड केवल 5 से 10% तक ही दिखाई देते हैं, अदरवाइज लगभग 90 से 95% केस तो एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं। सवाल है एग्जाम में यह है, जब आप हल करोगे क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा कि लगभग कितना प्रतिशत केस पोलियो का एसिम्टोमेटिक रहता है, जिसमें लक्षण ही दिखाई नहीं देते हैं। जवाब होगा अप टू द 90%, 90 to 95। लक्षणों के आधार पर जिसमें दिखाई देंगे कितने हैं? 5 से 10%। चलिएगा, इसे हम अपीयरेंट पोलियो बोल रहे हैं। अब अपीयरेंट पोलियो कितने प्रकार का होगा? तो यह 4 प्रकार का होने वाला है। पहला है अबोर्टिव पोलियो, दूसरा है नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस, और तीसरा है पैरालाइटिक पोलियो, और चौथा होता है पोलियो एन्सेफेलाइटिस। पोलियो लक्षणों के आधार पर कितने प्रकार का होगा? सही जवाब होगा 2 प्रकार का। जब लक्षण दिखाई हमें नहीं दे रहे हैं, 90 से 95% तक ये केस होते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं आता बच्चे में, समझ जाएगा यह इनअपियरेंट पोलियो है। अगर मैं अपीयरेंट की बात करूं जिसमें आपको लक्षण दिखाई देंगे, ऐसे केस लगभग 5 से 10% तक होते हैं। 4 कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। पहला है अबोर्टिव पोलियो, दूसरा है नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस, तीसरा है पैरालाइटिक पोलियो, और चौथा है आपका एन्सेफेलाइटिस जोड़ा गया है पोलियो के साथ में, यानी पोलियो एन्सेफेलाइटिस। यानी पैरालिसिस एक कंडीशन में ही नजर आ रहा है। याद रखिएगा, अबोर्टिव पोलियो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 4 से 8% तक होता है। नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस 1 से 2% तक होता है। लगभग 1 से कम संभावनाएं होती हैं पैरालिसिस की, यानी पैरालिसिस केवल 1 से भी कम प्रतिशत नजर आने वाला है आपको। हम कंटिन्यू करेंगे, एक चीज को पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है, बताओ पोलियो में कितने प्रतिशत केस में पोलियो का पैरालिसिस देखने को मिलेगा? जवाब होगा 1 से भी कम। 1% से कम लोगों में पैरालिसिस होता है। और यहां जो पैरालिसिस होता है उसका नेचर कैसा है? अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, बोले तो डिसेंडिंग नेचर का पैरालिसिस देखने को मिलता है, जो हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? इसमें स्पाइनल पैरालिसिस ज्यादा होता है, लगभग 80% तक स्पाइन पैरालिसिस होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन्स की वजह से डिसेबिलिटी या क्वाड्रिप्लेजिया आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लक्षण से रिलेटेड बातें हैं, 1 by 1 को पढ़ेंगे, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही क्लियर हो गया है। कोई लक्षण नहीं आ रहा है 90 से 95%, इसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबोर्टिव पोलियो की। नेवर कंफ्यूजन, यहां कोई अबोर्शन नहीं है, जीआईटी और रेस्पिरेटरी के लक्षण नजर आते हैं। तो सबसे पहले अबोर्टिव पोलियो 4 से 8% तक होता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन इस अबोर्टिव पोलियो, जैसा यहां दिख रहा है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखना है कोई अबोर्शन नहीं है। किससे रिलेटेड लक्षण आएंगे तो ध्यान रखना है, साइन सिम्टम ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी। साइन सिम्टम ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों सिस्टमों के लक्षण आते हैं। जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी, जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जीआईटी और रेस्पिरेटरी के सिस्टम जो हैं
उनके लक्षण देखने को मिलेंगे अबॉर्टिव पोलियो के अंदर। क्लियर है? चलिएगा क्या क्या होगा उनमें बात करते हैं हम। लक्षणों के आधार पर इनमें बात करें तो लो ग्रेड फीवर नजर आएगा। लो ग्रेड फीवर, बुखार रहता है हल्का सा। शोर थ्रोट, रेस्पिरेटरी का लक्षण है, शोर थ्रोट नजर आएगा। उसके अलावा जीआईटी में से कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है और डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रह सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, क्लियर है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। उसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, यह सब कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी अबॉर्टिव पोलियो में। साइन सिम्टम आर रिलेटेड टू द जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी। लो ग्रेड फीवर, शॉर थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, abdominal discomfort, nausea, vomiting and loss of appetites. These all clinical manifestations are related to the abortive polio type first, जिसमें सिम्टोमेटिक केसेस की हम बात कर रहे हैं। 4 to 8% हमारे पास अवेलेबल है। लक्षण किससे रिलेटेड है बेटा? जीआईटी और रेस्पिरेटरी के। क्या क्या है? लो ग्रेड फीवर है, शॉर थ्रोट है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, नोजिया वोमिटिंग है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं टाइप सेकंड के बारे में। और सेकंड क्या था? नॉन पैरालाइटिक पोलियो, नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ध्यान दीजिएगा, यहां कुछ लक्षण, पर्टिकुलर लक्षणों की हम बात करेंगे, कुछ साइनों की बात भी हम करने वाले हैं। नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस, यहां मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहली बात इससे रिलेटेड, यहां पर सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। याद रखना है, सेंटर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि सेंटर नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सेंटर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है बट नो पैरालिसिस, यहां कोई पैरालिसिस नहीं है। याद रखना है, नो पैरालिसिस। ऐसा का ऐसा ही इसमें याद रखना है, यह वाली जो कंडीशन है यह टोटल रिकवरेबल है, यानी इसकी रिकवरी हो जाती है। यह व्यक्ति ठीक हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। यहां पर भी नो पैरालिसिस, कोई पैरालिसिस यहां नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पैरालिसिस नजर आएगा आपको। याद रखना है, यहां पर भी नो पैरालिसिस, पैरालिसिस नहीं नजर आएगा। किसमें? अबॉर्टिव पोलियो में कोई पैरालिसिस नहीं है, रिकवरी भी इसकी हो जानी है। क्लियर? यहां पर भी यही बात कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, यह तो मैं बता रहा हूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शामिल हो गया है, लेकिन पैरालिसिस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहां आपको नजर आ सकता है हेडक, नजर आ सकता है। क्या नजर आ सकता है? हेडक। और एक साइन नजर आएगा यहां पर। बेसिकली 4 साइन होते हैं। एक साइन का नाम है जिसका नाम दिया है ट्राइपॉड साइन। क्या नाम है? ट्राइपॉड साइन, ट्राइपॉड साइन। यह जो साइन है आपके सामने इमेज में मैंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भी 3 और साइन आएंगे, जिसमें एक साइन आएगा आपका ट्राइपॉड साइन के बाद में किस द नी साइन, किस द नी साइन, किस द नी साइन आना है। किस द नी साइन के बाद में आपको जो नेक्स्ट साइन मिलेगा दैट इज हेड ड्रॉप साइन, और एक आएगा नेक रिजिडिटी। चारों साइन किस में मिलते हैं? नॉन पैरालाइटिक कंडीशन में या असेप्टिक मेनिंजाइटिस, क्योंकि यह लक्षण लगभग मेनिंजाइटिस के समान है। मेनिंजाइटिस में नजल रिजिडिटी, ब्रुडजिंस्की साइन, कर्निंग साइन नजर आते हैं।
यही सवाल, यही चीजें यहां दिखने को मिल रही हैं, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ध्यान दीजिएगा, क्या है यह साइन? ट्राइपॉड साइन। बच्चा जब सिटिंग पोजीशन पर होता है, बैठने का प्रयास करता है, तो उसे दोनों जो आर्म्स, हाथ हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है, पीछे कर लेता है, बैकवर्ड ही मूव करता है और फिर उनका सपोर्ट से बैठता है। जब वो सपोर्ट करता है तो उसकी एक्सट्रीमिटी आगे और हाथ पीछे। बच्चे को देखिएगा, ये बालक है, इसके दोनों हाथ पीछे चले गए हैं और ऐसा लग रहा है ट्राइपॉड साइन हो गया, दो ये और आगे एक ही है, इसे ट्राइपॉड साइन बन गया। इससे क्या हो रहा है? बच्चा सपोर्ट ले रहा है। वृद्ध व्यक्ति को देखना, बूढ़ा बाबा जब बैठता है, हरे राम ऐसे करके बैठेगा, दोनों पैरों को पीछे कर, दोनों हाथों को पीछे कर लेता है, उनका सहारा लेता है, फिर बैठता है। खड़े होते समय भी दोनों का सहारा लेता है। हम जवान व्यक्ति ऐसा नहीं करते, अपने आप खड़े हो जाते हैं, अपने आप बैठ जाते हैं। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति है वो सहारा लेकर बैठता है। ऐसा नजर आएगा पोलियो वाले बच्चे में। तो पोलियो वाला बच्चा क्या करता है? आपके जो हैंड्स हैं अपने दोनों, वह किधर ले जाएगा? बैकवर्ड, पीछे की तरफ ले जाएगा, सपोर्ट देगा अपने आप को। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइपॉड साइन। जब कभी भी आए ध्यान रखना, व्हेन चाइल्ड इज सिट और स्टैंड, दैट टाइम प्लेस द हैंड्स बैकवर्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट। सपोर्ट प्रदान करने के लिए हाथों को पीछे ले जाता है और दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइपॉड साइन। याद रहेगा, इमेज मैंने दिखा दी है, ऐसी इमेज मिले समझना ट्राइपॉड साइन की बात कर रहा है। और किस में आता है ट्राइपॉड साइन? तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन मिलेगा ट्राइपॉड साइन इज रिलेटेड टू द पोलियो। पोलियो में भी किस में? नॉन पैरालाइटिक कंडीशन में। क्लियर है? चलिएगा दूसरी बात करते हैं, आपका हेड ड्रॉप साइन। यह भी पोलियो का ही साइन है, हेड ड्रॉप साइन। हेड ड्रॉप साइन, हेड ड्रॉप साइन। आपके सामने बंदा दिखा के रखा है, उस बंदे में देखिएगा हेड ड्रॉप साइन। इसमें फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी होता है, बैकवर्ड ज्यादा देखा जाता है। यानी कि याद रखना है, हेड जो है यह मूव करता है बैकवर्ड, बैकवर्ड पीछे चला जाता है शोल्डर लेवल से। अरे छोटे बच्चों को ये लिफ्ट करते हैं, अचानक देखा करो गर्दन पीछे चल जाती है जब नेक होल्डिंग नहीं होती। अगर नेक होल्डिंग के बाद भी ऐसा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेड ड्रॉप साइन। हेड का झुक जाना फ्रंट में और बैक में, तो यहां मोस्टली मिलता है बैकवर्ड मूवमेंट। क्लियर है? तो याद रखना है, हैंड प्लेस्ड अंडर द पेशेंट शोल्डर एंड ट्रंक इज राइज्ड, हेड लेग्स बिहाइंड लिम्फली, पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। क्लियर है? तो यह हेड ड्रॉप साइन होता है, हेड ड्रॉप साइन। इसमें मैंने सामने का दिखाया है, इमेज अवेलेबल नहीं थी पीछे की, लेकिन इमेज ये भी ध्यान रखना पीछे की तरफ मूवमेंट भी होता है। तो हेड ड्रॉप साइन यानी पीछे की तरफ मूव करना हेड का, यह दूसरा साइन है। तीसरे साइन की बात करते हैं, किस द नी साइन और नचल रिजिडिटी। एक तो है नेक स्टिफ या नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी। नेक रिजिडिटी और दूसरा आपके सामने है किस द नी, किस द नी, घुटनों को किस्सी करो। क्या होता है इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, किस द नी। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दो और उसे बोलो कि वह बिना सहारा लिए फ्लैक्स होगा और अपने नी को किस करेगा। तो इसमें संभावना नहीं है। अगर इस व्यक्ति के स्पाइन में तकलीफ है, पोलियो हो रखा है, तो वह व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता कि इतना मूव कर जाए अपने लेग को किस कर दे, तो पॉसिबल नहीं होगा। नी कैप डाउन, चाइल्ड आस्क टू किस द नी। ऑब्जर्वेशन में वो बिल्कुल किस नहीं कर पाएगा और करने की कोशिश करेगा तो पैरों को थोड़ा सा उठाएगा। आप भी नॉर्मल देखा करो, कुछ लोग जब एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं सीधे लेटे होते हैं, फिर अपना जो फेस है उसको अपने घुटनों के बीच में डालने का प्रयास करते हैं। सेम यही चीज यहां चेक करते हैं और उसे हम बोलते हैं किस द नी। यानी पेशेंट को सुपाइन में लिटाकर उसे बोलना है कि वह अपने किस करे, अपने नी को नहीं कर पाएगा पोलियो के अंदर। इट इज कॉल्ड किस द नी साइन। क्लियर है?
इसके अलावा नेक रिजिडिटी, गर्दन में रिजिडिटी नजर आएगी, थोड़ा सा मूवमेंट डिस्टर्ब रहेगा, स्टिफनेस उसे नजर आती है। ये चारों के चारों साइन आपको किस में नजर आएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों साइन है नॉन पैरालाइटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस के। इसमें होगा आपका ट्राइपॉड साइन, हेड ड्रॉप साइन, तीसरा है किस द नी साइन और नेक रिजिडिटी। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स? चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा पैरालाइटिक पोलियो। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पैरालाइटिक पोलियो। पैरालाइटिक पोलियो 1% मिलता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि कितना प्रतिशत पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, आपका जवाब होगा 1%। 1% तक आपको पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। और इसमें जो मुख्यतः पैरालिसिस होता है, इट इज कॉल्ड स्पाइनल पैरालिसिस। स्पाइनल पैरालिसिस 80% तक यह होता है। दूसरा बल्बर होता है। तो स्पाइनल की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। इसका कारण, वजह क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम का, लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन की वजह से। लोअर मोटर, मोटार मत बोलना, मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की वजह से नजर आता है आपको क्या? यह वाली कंडीशंस, स्पाइनल पैरालिसिस नजर आता है। चलिएगा इसमें बात करें स्पाइनल पैरालिसिस में, तो इसके अंदर क्या लक्षण नजर आएंगे? तो याद रखना है पैरालिसिस टू लोअर एक्सट्रीमिटी, पैरालिसिस टू लोअर एक्सट्रीमिटी। कौन सी एक्सट्रीमिटी में? लोअर एक्सट्रीमिटी में। याद रखना पोलियो ज्यादा कौन सी एक्सट्रीमिटी को अफेक्ट करता है? लोअर एक्सट्रीमिटी को। किस नेचर का होता है? डिसेंडिंग पैरालिसिस। याद रखना असेंडिंग पैरालिसिस जीबी सिंड्रोम में नजर आता है और डिसेंडिंग पैरालिसिस इसमें नजर आता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस। क्लियर है? पैरालिसिस टू लोअर एक्सट्रीमिटी, डिसेंडिंग पैरालिसिस। उसके अलावा डिसेबिलिटी, अक्षमता, उठना बैठना नहीं कर पाएगा बेचारा। और नजर आ सकता है आपको क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया। 4 लिम्ब में पैरालिसिस को बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया हाफ साइड पैरालिसिस, और मोनोप्लेजिया 1 लिम्ब में, और 4 लिम्ब में हो जाए तो उसे बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। 4 लिम्स, चारों के चारों लिम्स जो है आपके वह पैरालिसिस हो जाए तो उसे बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। क्लियर है? तो ये सारी कंडीशन स्पाइनल पैरालिसिस में आपको देखने को मिल सकती हैं। पैरालिसिस मैंने बताया था अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, नाम में पहले बता भी चुके हैं। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जिसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है। जड़ इसकी यही है, लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन्स की वजह से नजर आता है। लेकिन यहां एक बात याद रखना, वाइटल ऑर्गन में प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वाइटल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नो चेंज इन वाइटल ऑर्गन्स, नो चेंज इन वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि आपकी वाइटल ऑर्गनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोअर एक्सट्रीमिटी का कंडीशन यहाँ है, लिम्स में, लोअर लिम्स जो है, लेग्स जो है आपकी, उसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा है बल्बर पैरालिसिस। इसमें प्रभाव आपको वाइटल ऑर्गनों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ किसकी प्रॉब्लम होती है? तो याद रखना है यहां आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, प्रॉब्लम ऑफ किस किस की? सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे आपका रेस्पायरेटरी सेंटर, रेस्पायरेटरी सेंटर। रेस्पायरेटरी सेंटर पाया जाता है मेडुला ओब्लांगेटा में, एमओ मेडुला ओब्लांगेटा में होता है रेस्पायरेटरी सेंटर। तो रेस्पायरेटरी सेंटर की प्रॉब्लम हो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहां देखने को मिल सकता है समस्या
वेगस नर्व का स्टिमुलेशन या वेगस नर्व की तकलीफ। तो वेगस नर्व की तकलीफ जब होती है तो यह हमारे आपका रेस्पिरेटरी और कार्डियो सिस्टम को भी प्रभावित करता है, तो ये लक्षण हमें नजर आएंगे। तो इसके अलावा वेजोमोटार सेंटर यह भी मेडुला ऑब्लांगेटा में ही होता है। तो ये जो सारे के सारे कंडीशंस हैं यह नजर आएंगी बल्बर पैरालिसिस में। और यहां एक बात याद रखना है, चेंज इन वाइटल ऑर्गन्स नजर आएंगे, चेंज इन वाइटल ऑर्गन्स। यहां वाइटल ऑर्गन में बदलाव होगा क्योंकि सारे की सारी कंडीशंस ऐसी हैं, हार्ट से रिलेटेड, वेगस हार्ट को सबको प्रॉब्लम करती है, रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम करती है और रेस्पिरेटरी सेंटर्स। यानी अगर बर्बर पैरालिसिस है, बल्बर पैरालिसिस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है कौन सी कंडीशंस आपके रेस्पिरेटरी, वेगस और वेजोमोटार सेंटर की तकलीफ हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर है। इसके अलावा चौथे नंबर का आता है, अभी जो हमने पढ़ा वो पैरालिटिक था। पैरालिटिक में दो प्रकार के पैरालिसिस मैंने बताया, एक बल्बर पैरालिसिस और दूसरा मैंने बताया था आपको स्पाइनल पैरालिसिस। अब बात करते हैं पोलियो एनसेफेलाइटिस की। एनसेफेलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन यहां जो लिया गया है, यहां पर याद रखना है किससे रिलेटेड बातें यहां कर रहे हैं हम। तो हम बताना चाहेंगे कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन स्टेम, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर आपने पढ़ा होगा आपके न्यूरो में ग्रे मैटर और वाइट मैटर आते हैं सेल बॉडी और एक्सॉन के द्वारा। सेल बॉडी होती हैं वह ग्रे मैटर बनाती हैं। तो याद रखना है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होती है उसके ग्रे मैटर का प्रॉब्लम होती है, उसे हम बोलते हैं पोलियो एनसेफेलाइटिस में देखने को मिलता है। यहां जो कंडीशंस नजर आएंगी ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन क्योंकि नर्वस सिस्टम की समस्या है, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन नजर आएगा, लिथार्जी नजर आएगा। कंफ्यूजन मतलब कॉन्शियसनेस प्रॉपर नहीं है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कंफ्यूज रहता है। डिसओरिएंटेशन टाइम प्लेस पर्सन का ज्ञान नहीं है। लिथार्जी थका हुआ सा नजर आता है। यह कंडीशंस पोलियो एनसेफेलाइटिस में नजर आती हैं। यह बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, रेयर है, लेकिन बहुत डेंजर है, बट फैटल। होती तो देखने को कम मिलती है लेकिन जब मिलेगी तो इसका मतलब खतरनाक है। रेयर है बट फैटल है। होती कम है पोलियो एनसेफेलाइटिस, मिलता कम है, लेकिन अगर हो रहा है तो वो डेंजर है क्योंकि नर्वस सिस्टम का फुल इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये लक्षण सारे आपके सामने मैंने पेश किए हैं। पोलियो के लक्षणों को एक बार पुनः मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं, बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से चित्तमंद होकर सुनिएगा। पोलियो के लक्षण दो प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार का पोलियो जिसमें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा, 90 से लेकर 95% तक होता है, उसे एसिम्प्टोमेटिक पोलियो बोलते हैं, कोई लक्षण नहीं आ रहा। दूसरा है जिसमें लक्षण आते हैं, 5 से 10% तक है, सिम्प्टोमेटिक हम कह रहे हैं। बोले तो अपीयरेंट पोलियो एक, नॉन अपीयरेंट इनअपीयरेंट पोलियो। अपीयरेंट का मतलब दिखाई दे रहा है, इनअपीयरेंट का मतलब दिखाई नहीं दे रहा। अपीयरेंट की बात करें जिसमें लक्षण दिखाई दे रहा है, यह आगे से फिर 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला टाइप है आपका अबॉर्टिव पोलियो, दूसरा है नॉन पैरालाइटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, तीसरा है पैरालाइटिक पोलियो और चौथा है पोलियो एनसेफेलाइटिस। सबसे पहले अबॉर्टिव की बात करें, कोई अबॉर्शन नहीं है, रेस्पिरेटरी और जीआईटी के लक्षण इसके सामने देखने को मिले और 4 से 8% तक यही होता है। दूसरा फिर हमने बात किया नॉन पैरालाइटिक पोलियो, इसमें हमने बात की नॉन पैरालाइटिक के अंदर कुछ पर्टिकुलर साइन आपके को देखने को मिलते हैं, जैसे ट्राइपॉड साइन आपको देखने को मिलेगा, किस द नी साइन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलेगा नेक रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी, हेड ड्रॉप साइन देखने को मिलेगा। और ये जो दूसरा वाला है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कह सकते हैं या नॉन पैरालाइटिक वाला, ये लगभग 1 से 2% तक होता है। तीसरा होता है
पैरालाइटिक पोलियो, यहां पर लोअर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मैं कह सकता हूं कि दो प्रकार के पैरालिसिस देखने को मिलते हैं पोलियो में। एक है आपका सबसे ज्यादा 80% तक होता है और हम उसे कह रहे हैं स्पाइनल पैरालिसिस। स्पाइनल पैरालिसिस की वजह है लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन्स, और इस वजह से क्वाड्रिप्लेजिया है, डिसेबिलिटी है, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस है, क्वाड्रिप्लेजिया, ये आपको देखने को मिलेगा। और जो नेचर होता है वह डिसेंडिंग नेचर का होता है। कह सकता हूं अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस यहां हो रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है और लोअर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वाइटल ऑर्गन ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन नेक्स्ट इसी का दूसरा पैरालिसिस का जो टाइप बी है उसे बल्बर पैरालिसिस बोल रहे हैं। वहां इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि यहाँ वेगस नर्व, वेजोमोटार सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रभावित होता है, इसलिए वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट यहां देखा जाता है। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट चौथे नंबर पर आए और हमने बात की पोलियो एंसेफेलाइटिस। बहुत रेयर मिलता है लेकिन बहुत फैटल है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्पेशली ग्रे मैटर देखने को मिलता है, कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है और लिथार्जी नजर आ सकता है आपका बच्चा। चलिएगा हम इसकी पैथोजेनेसिस की भी बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे प्रोग्रेस करती है। इस प्रोसेस को भी हम आपको एक इमेज के द्वारा समझाना चाहेंगे और उस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दैट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस ऑफ पोलियो वायरस। कैसे प्रभावित करता है, तो यहां पर आपके सामने इसकी पैथोजेनेसिस की 4 फेज मैंने लिखी है। सबसे पहली है एलिमेंटरी फेज, जो जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, जो संपन्न जीआईटी ट्रैक्ट में होती है उसे हम बोलते हैं एलिमेंटरी फेज। दूसरी है लिम्फेटिक फेज, जिसमें आपका लिम्फ नोड में जो संपन्न होती है उसे हम लिम्फेटिक फेज बोल रहे हैं। तीसरा है वीरेमिक फेज, जो कि ब्लड में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? ब्लड में, इसे हम वीरेमिक फेज बोल रहे हैं। और लास्ट है न्यूरल फेज, जो नर्वस सिस्टम में संपन्न होती है। कहने का मतलब 4 अवस्थाओं से गुजरता है पोलियो। सबसे पहले जीआईटी में, फिर आपके लिम्फ नोड में, फिर ब्लड में, फिर नर्वस सिस्टम में जाएगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले कहां रहता है? जीआईटी में, फिर उससे कहां जाएगा? जीआईटी से कहां जाएगा? ब्लड में। किसके द्वारा जाएगा? तो लिम्फ नोड से होता हुआ। तो दूसरी स्टेज लिम्फ नोड, तीसरा ब्लड और चौथा नर्वस सिस्टम। यानी कि सबसे पहले जीआईटी के बाद में आपके लिम्फ नोड के बाद में ब्लड और ब्लड के बाद में नर्वस सिस्टम। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री फेज जीआईटी में कहां से आ सकता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के 2 तरीके बताए थे। सबसे पहला है ड्रॉपलेट के द्वारा रेस्पिरेटरी से आ सकता है, और दूसरा बताता फीको ओरल रूट, यानी फीको ओरल रूट से मुंह से भी आ सकता है। तो 2 कंडीशन है, एक है फीको ओरल रूट के द्वारा आ जाना, फीको ओरल रूट मोस्ट कॉमन यही है, और दूसरा ड्रॉपलेट। इन दोनों के द्वारा यह एंटर करने वाला है, अंदर जाने वाला है। कौन कौन से तरीकों से? फीको ओरल रूट, कंटामिनेटेड पानी आपने पी लिया, उसमें किसी व्यक्ति का एक्सक्रीटा मिला हुआ था और वो आपकी बॉडी में चला गया। किसी ने अक्यूट फेज में स्नीजिंग की और आपके अंदर चला गया। कहने का मतलब आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में गया, किसके द्वारा गया? ये ड्रॉपलेट और फीको ओरल रूट के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये ड्रॉपलेट के द्वारा जाता है तो ये कौन से लिम्फ नोड में जाएगा? तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी का कनेक्शन सर्वाइकल लिम्फ नोड में है। लेकिन अगर फीको ओरल रूट से जाएगा तो यह कहां पर पहुंच जाएगा? यह मिजेंटरिक लिम्फ नोड। मिजेंट्री इंटेस्टाइन को कहा जाता है, तो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड इंटेस्टाइन में होते हैं। जब आप ओरल कैविटी से इस वायरस को ले रहे हैं तो यह जाएगा मिसेंटरिक लिम्फ नोड में। अगर आप श्वसन मार्ग से ले रहे हैं तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाना है। दोनों बातें याद रखना है। एंट्री हो रही है हमारी बॉडी में इस वायरस की 2 तरीके से, या तो श्वसन मार्ग से जाएगा, हम उसे ड्रॉपलेट कह रहे हैं, या फिर खाने वाले मार्ग से जाएगा तो हम फीको ओरल रूट बोल रहे हैं। जैसे ही जाना है, दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं। अगर ड्रॉपलेट से जाएगा तो कौन से लिम्फ नोड को प्रभावित करेगा? सर्वाइकल लिम्फ नोड को। अगर फीको ओरल रूट से जा रहा है तो मिसेंटरिक लिम्फ नोड को प्रभावित करने वाला है। यह तो क्लियर है कि यहां से फिर ये दोनों लिम्फ नोड कहां जाएंगे, ले जाकर डालेंगे? इसे दोनों ले जाकर ब्लड में ही डालने हैं। तीसरी अवस्था ब्लड की आ जाती है। वायरस कहां पहुंच जाता है? रक्त में, ब्लड में पहुंच जाएगा। अब ब्लड में क्या चलना है? इसकी वीरेमिक फेज चलती है, वीरेमिया की फेज आती है। 2 प्रकार के वीरेमिया हैं, प्राइमरी वीरेमिया
और सेकेंडरी वीरेमिया यहां देखने को मिलता है। दो है प्राइमरी वीरेमिया और सेकेंडरी वीरेमिया। कहां देखने को मिलेगा? ब्लड में। एक को वीरेमिया माइनर, एक को वीरेमिया मेजर के नाम से जाना जाता है। जो आपका फर्स्ट वाला है इसे बोलते हैं वीरेमिया माइनर और इसे बोलते हैं वीरेमिया मेजर। कहने का मतलब है कि यहां वीरेमिया वाली स्टेज ब्लड में संपन्न होती है, मतलब वायरस ब्लड में है तो इसलिए इस स्टेज को वीरेमिया स्टेज बोलते हैं। दो है प्राइमरी वीरेमिया और सेकेंडरी वीरेमिया। क्लियर? अब वायरस इस समय है रक्त में, ब्लड में। रक्त में से कहां जाएगा? याद रखना है, यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। किसको? ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और कहां पहुंच जाता है? सेंटर नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएगा। किसे क्रॉस करता हुआ? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ कहां पहुंचेगा? सेंटर नर्वस सिस्टम में। सेंटर नर्वस सिस्टम में बोले तो सबसे पहले किसे डैमेज करता है? नीजल बॉडी को डैमेज करता है। किसे? नीजल बॉडी। आपने सुना होगा नीजल बॉडी पाई जाती है न्यूरॉन में, उसे डैमेज कर देता है। जब उसे डैमेज करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोलाइसिस। नीजल बॉडी उसका डैमेज होना कहलाता है क्रोमेटोलाइसिस। और जब ये डैमेज हो जाती हैं तो नजर आएगा अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। क्या नजर आएगा? अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। यह कंडीशंस आपको देखने को मिलती है पोलियो में। अगर मैं इसको एक सिंपलेस्ट भाषा में कहूं तो ध्यान दीजिएगा, पैथोजेनेसिस को मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह आपका पोलियो वायरस है। ध्यान दीजिएगा, पोलियो वायरस। क्लियर है? यह भी पोलियो वायरस है। दोनों वायरस हैं पोलियो के। सबसे पहले एंटर करेंगे, ये प्रवेशित हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। ध्यान दीजिएगा, साथ दीजिएगा। सबसे पहले ये जाएंगे ड्रॉपलेट के रूप में। किसके रूप में? ड्रॉपलेट। या फिर जाएंगे फीको ओरल रूट के रूप में। किसके रूप में? फीको ओरल रूट। बात समझ में आ रही है बेटा? जब यह रूट से जाएंगे तो ये कहां प्रवेशित हो जाएंगे? GIT में। और यहां से जाएंगे तो ये कहां चले जाएंगे? रेस्पिरेटरी में। क्लियर है? ज्यादातर कहां होता है? तो जवाब होता है फीको ओरल रूट। इसीलिए इस स्टेज का नाम क्या दे दिया? एलिमेंट्री फेज नाम दे दिया। इसका नाम क्या है? एलिमेंट्री फेज। बोले तो GIT। क्लियर है? अब यहां से जो ये वायरस था ये ड्रॉपलेट के द्वारा आ गया, ये फीको ओरल रूट के द्वारा आ गया। यह आएगा आपके किस में? तो आप बोलोगे लिम्फ नोड में आएगा। यहां से कौन सा लिम्फ नोड बताया? तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से कौन से में आएगा? मिसेंटरिक लिम्फ नोड में आएगा। क्लियर है? मिसेंटरिक लिम्फ नोड में। कौन सी वाली में आएगा? मिसेंटरिक लिम्फ नोड। मिसेंटरिक लिम्फ नोड में। यह आपकी लिम्फ नोड वाली स्टेज है। अब ये दोनों किस में जाएंगे? तो दोनों ब्लड में चले जाएंगे। और यह यूरेमिया आपकी वीरेमिया वाली स्टेज। यहां दो प्रकार के वीरेमिया मैंने बताया ब्लड में। एक होगी प्राइमरी वीरेमिया और एक होगी सेकेंडरी वीरेमिया। और फिर यहां से ब्लड से कहां जाएगा? यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और सेंटर नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएगा। सेंटर नर्वस सिस्टम में किसको डैमेज करेगा? तो सबसे पहले डैमेज करेगा नीसल बॉडी को। नीसल बॉडी को क्या कर देगा? ये डैमेज। जब ये डैमेज होगी तो इसे बोलोगे क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस। और क्रोमेटोलाइसिस होते ही अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस नजर आएगा। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। दैट इज अबाउट द पोलियो पैथोजेनेसिस। यह आपको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा दिया है, जैसा आपको इमेज में दिखाया था उसी को आपके सामने पेश कर दिया है। क्लियर है? दैट इज पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द पोलियो। इसी के साथ पोलियो के इंपॉर्टेंट लक्षण और पैथोजेनेसिस फेज समाप्त होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। क्या टेस्ट आप यहां कर सकते हैं? तो याद रखना इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट, बढ़िया टेस्ट जो होता है
एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस वाला जो टेस्ट होता है मुख्यतः जो किया जाता है वह स्टूल टेस्ट ही होता है। एपिडेमियोलॉजी सर्विलेंस में जो टेस्ट करते हैं वह टेस्ट कौन सा होता है? याद रखना है, स्टूल टेस्ट। कौन सा है? स्टूल टेस्ट। और इसे स्टूल टेस्ट को बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। क्या बोलते हैं? रिवर्स कोल्ड चेन। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं जब मैंने वैक्सीन में कोल्ड चेन पढ़ाई थी। उस दौरान कितने वीक तक सरवाइव करता है स्टूल में? 2 वीक तक सरवाइव करता है यह वायरस। तो आप ये पता कर सकते हैं, पहला स्टूल टेस्ट हो गया इसका। दूसरा, इसके अलावा और भी कर सकते हैं, जैसे CSF का एग्जामिनेशन आप कर लें, ब्लड का एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन है, CSF एग्जामिनेशन है, यह एग्जामिनेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़िया स्टूल टेस्ट होता है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के हिसाब से। क्लियर? तो बेस्ट टेस्ट स्टूल टेस्ट है पोलियो के लिए। चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। हो गया, लक्षण भी आ गए, पैथोजेनेसिस भी पढ़ लिया, क्या करना चाहिए? तो कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, नो स्पेसिफिक ड्रग, कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं? जैसे एक तो रेस्ट करवा दीजिएगा, उसके अलावा रेस्ट के अलावा आप रिहैबिलिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन। और रिहैबिलिटेशन में तो क्रुच, बैसाखी जिसको आप बोलते हैं, क्रुच, बैसाखी, इनका इस्तेमाल करें। व्हील चेयर का इस्तेमाल करें व्यक्ति को सपोर्ट देने के लिए। तो ये रिहैबिलिटेशन का काम हो गया। इसके अलावा एनाल्जेसिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल्जेसिक, antipyretics is called symptomatic treatments. This is performed for polio. तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी पोलियो को लेकर जो एग्जाम में आ सकती हैं। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स सी ए क्विक रिव्यूज ऑफ अ टुडे क्लास। स्टार्ट किया पोलियो को। पोलियो का दूसरा नाम इन्फेंटाइल पैरालिसिस, अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एजेंट पोलियो वायरस है, जीनस पिकोना वायरस है, फैमिली पिकोनाविरिडी फैमिली, ग्रुप है एंटीरोवायरस ग्रुप 4। आरएनए वायरस होता है, 2 इरिडिकेट हो चुके हैं, थर्ड और सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला डेंजर होता है। लास्ट केस एक्टिव केस मिला वेस्ट बंगाल में 27 मार्च 2014 को, फ्री कर दिया गया था। हीट सेंसिटिव होता है, सर्वाइवल 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ महीनों तक, -20 डिग्री पर कुछ सालों तक, स्टूल में 2 सप्ताह तक रह सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा ड्रॉपलेट इन अक्यूट स्टेज में। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन या 3 से 35 दिन अकॉर्डिंग टू द वायरल लोड देखा जाता है। लक्षण मैंने बताए, फेजेस बताई है, इनअपियरेंट फेज और अपियरेंट फेज 4 होते हैं इसमें। अबॉर्टिव, नॉन पैरालाइटिक, पैरालाइटिक। पैरालिसिस का प्रकार बताया है, डिसेंडिंग पैरालिसिस यहां देखने को मिल जाता है। अबॉर्टिव फेज के लक्षण आपके सामने, रिकवरी यहां सब पॉसिबल है। जीआईटी और रेस्पिरेटरी के लक्षण आ रहे हैं। नॉन पैरालाइटिक के कुछ पर्टिकुलर लक्षण, ट्राइपोड साइन, हेड ड्रॉप साइन, नेक रिजिडिटी और किस द नी साइन। इसके अलावा आपका पैरालाइटिक पोलियो, इसमें स्पेशल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज यहाँ हो रहा है, लीजन्स नजर रहे हैं। पैरालिसिस लोअर लिम्ब में होता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस है। इसके अलावा अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, बल्बार पैरालिसिस में चेंजेस इन वाइटल साइन आपको देखने को मिल रहा है। पोलियो एंसेफेलाइटिस रेयर है लेकिन डेंजर है। यहाँ ग्रे मैटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है। इसके अलावा जो इसकी पैथोजेनेसिस फेज थी वो भी हमने डिस्कस की। उसमें 4 फेज बताई, एलिमेंट्री फेज, लिम्फेटिक फेज, वैरिमिक फेज और न्यूरल फेज। क्लियर है?
दो तरीके से एंटर कर रहे हैं, दोनों से दो लिम्फ नोड लेकर ब्लड में आ रहे हैं, फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, इनिशियल बॉडी को डैमेज करेगा, फिर क्रोमेटोलाइसिस कहलाएगा और फिर एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बना देता है। मैक्रोफेज भी डिपॉजिट हो जाती है उसके चारों तरफ। इसके अलावा हमने बात की आपका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, हाउ टू डायग्नोस। तो मैंने बताया डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, 2 सप्ताह तक सर्वाइव करता है ये वायरस वहां पर, और रिवर्स कोल्ड चेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा CSF और ब्लड एग्जामिनेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस में नहीं आती हैं, ये एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस में आता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन कुछ रिहेबिलिटी ट्रीटमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक आप काम में ले सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ पोलियो का दी एंड होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ छोटे छोटे वायरसेस लाइक जीका वायरस, नीफा वायरस, आपका इबोला वायरस, इन छोटे छोटे वायरसेस को लेकर, ताकि वायरल डिजीज हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो वायरल डिजीज में ही कंटिन्यू करेंगे, और छोटे वायरसेस को जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेटेस्ट वायरस है अभी जो एग्जाम में कुछ समय पहले लाइक 2000, 2010, 15, 16 में जो डिजीज आई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट आप कह सकते हैं रिसेंट टॉपिक्स ऑफ वायरल डिजीजेज। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।